हम आपको मिलवाने वाले हैं एक मानव भेड़िए से। कौन है वो मानव भेड़िया, कैसे वो मानव भेड़िया बनता है? तो देर न करते हुए अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं आज के सफर के लिए। अगर आप कभी मेघालय की राजधानी शिलांग घूमने जाएं तो सतर्क रहें। वहां मौजूद स्वीट वाटरफॉल के पास अनजान लोगों से दोस्ती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं मेरी तरह। शिलांग के जिस होटल में मैं रुका था उसका नाम दा किंग था। यह शिलांग के नामी होटलों में से एक था जो पुलिस बाजार के पूर्वी छोर पर स्थित था। लंबे समय तक वहां लगातार रुकने के कारण होटल के मैनेजर नाथन ओब्रायन और होटल के दूसरे स्टाफों से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी तो मैं रात का डिनर भी नाथन और दूसरे होटल कर्मियों के साथ ही करता। मेघालय सचमुच मेघों का राज्य था। यहाँ का मौसम हर वक्त सुहावना रहता। मैं रोज शिलांग घूमने निकलता और दूर तक घूमता, फिर शाम को स्वीट वाटरफॉल जाता। वहां पत्थर के बने बेंच या नीचे घास पर बैठकर उस वाटरफॉल से पानी के विशाल भंडार को नीचे गिरते देखना मुझे रोमांच से भर देता। मैं घंटों तक वहां बैठा रहता। देर शाम होने के बाद जब हर कोई वहां से चला जाता, फिर मैं आखिर में होटल लौटता। मेरे स्वीट वाटरफॉल हर रोज जाने की एक और वजह थी। मैंने उसे लगभग महीने भर पहले पहली बार वहां देखा था। उसकी उम्र करीब 19 साल होगी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी किसी खूबसूरत फूल की तरह लगती थीं। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे जिसे वह फीते से बांधा करती थी और वह मेघालय की पारंपरिक वस्त्र पहना करती। वह स्वीट वाटरफॉल पर गुलाब का फूल बेचा करती थी। वह वहां घूमने आने वाले हर कपल के पास जाती और उनसे फूल खरीदने का अनुरोध करती। ज्यादातर कपल फूल खरीद ही लेते। वह उन लोगों के पास भी जाती जो अपने दोस्तों के साथ आए हों या जो अकेले आए हों और उनसे भी फूल खरीदने का अनुरोध करती, लेकिन उनमें से कम ही लोग होते जो फूल खरीदते। उस दिन वह मेरे पास भी आई और मुझसे फूल खरीदने की अनुरोध की। मैं उसकी मुस्कुराहट और खनखनाती मीठी आवाज सुनकर जैसे कहीं खो सा गया। मैंने झट से उससे 2 फूल खरीद लिए। मुझे हर रोज उसे देखने की इच्छा होने लगी। मैं हर रोज उसे देखने स्वीट वाटरफॉल जाने लगा। मैं हर रोज उससे फूल खरीदता। वह भी मुझे पहचान गई थी। वह अब बिना बोले ही मुझे 2 फूल निकाल कर दे देती और मैं भी बिना कुछ कहे फूल की कीमत चुका देता था। इसी क्रम में एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। दिया संगमा, उसने मुस्कुराते हुए बताया। उसके चेहरे की आभा मुझे बार बार उसकी तरफ देखने को मजबूर करती और शायद वह भी इस बात को समझ गई थी। वह भी कभी कभी मुझे अपनी तरफ घूरते देख मुस्कुरा देती और फिर मैं झेप जाता और वाटरफॉल को देखने लगता। क्या यह मेरा उसकी तरफ सिर्फ आकर्षण था या यूं ही हल्का फुल्का सामान्य सा लगाव, या उससे भी बढ़कर कहीं यह मेरा प्यार तो नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर यह प्यार था तो क्या मैं उसे कभी यह बतलाता पाऊंगा? शायद मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी। लगभग 1 महीना बीत चुका था। मानसून अपने चरम पर थी। मैं अभी भी हर रोज वाटरफॉल जाता और उसके आने का इंतजार करता, लेकिन मानसून की वजह से भीड़ काफी कम हो गई थी, जिससे उसका फूल बिकना भी कम हो गया था। वह कभी लेट से आती तो मेरा मन नहीं लगता। मैं बार बार उसके आने की दिशा में देखते रहता। एक दिन मैं इंतजार करता रहा पर वह नहीं आई। मेरा मन उदास हो गया। वह दूसरे दिन भी नहीं आई। वह लगातार कई दिनों तक नहीं आई। मुझे लगा कि लोगों की भीड़ कम हो जाने की वजह से अब वह यहां नहीं आती होगी, या शायद उसने अपने आने का समय बदल लिया हो। उस दिन मैं सुबह सवेरे ही स्वीट वाटरफॉल पहुंच गया। मैंने सारा दिन वहीं बिताया। वह नहीं आई। मैं काफी उदास हो गया। शाम ढलने के बाद जब सारे लोग चले गए, मैं वहीं बैठा उसके बारे में सोचता रहा। अंततः मैं उठा और वापस अपने होटल की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सड़क के किनारे बने पत्थर के बेंच पर बैठी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया और उस लड़की पास गया। वह तो दिया थी। आखिर क्या हुआ इसे? यहां अंधेरे में बैठी वह रो क्यों रही है? एक ही पल में हजारों सवाल मेरे दिमाग में कौंध गया। मोबाइल का फ्लैश जलाते ही वह मेरी तरफ देखने लगी और अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश करने लगी। उसने मुझे गौर से देखा, फिर वह भी शायद मुझे पहचान गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और रोना बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस तरह अंधेरे में बैठकर तुम रो क्यों रही हो? वह कुछ भी नहीं बोली। मेरे बार बार पूछने पर आखिर में उसने रोते हुए मुझे बताया कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं। घर में उसके अलावा और भी 2 छोटे भाई बहन हैं। पिता की आमदनी उतनी नहीं हो पाती कि मां का इलाज चल सके। वह नहीं जानती कि वह क्या करे। बात खत्म करने के बाद वह और भी जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मेरे पास कुछ रुपए हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। वह सिसकते हुए बोली, मेरी मां की बीमारी गंभीर है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में काफी वक्त लगेगा। मुझे लगातार रुपयों की जरूरत होगी और फिर मैं आपका पैसा नहीं ले सकती। मैं गुलाब बेचकर रुपया जमा कर रही थी, लेकिन मानसून आने के कारण गुलाब की बिक्री बिल्कुल कम हो गई।
मैंने दूसरा काम ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा सके तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं सोच में पड़ गया। मैं तो इस शहर में खुद एक पर्यटक हूं, आखिर मैं इसके लिए कोई काम कैसे ढूंढ सकता हूं। मैंने दोबारा उसे पैसे देने की पेशकश की पर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरी होटल के मैनेजर नाथन से अच्छी दोस्ती है, वह मेरी मदद अवश्य करेगा। मैंने दिया से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जिस होटल में ठहरा हूं वहां के मैनेजर से मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं तुम्हें वहां काम दिलवा सकता हूं। उसने डबडबाई आंखों से मुझे देखा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, क्या वाकई? मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। हम दोनों ही तेज कदमों से होटल की तरफ जा रहे थे। दिया का आत्मसम्मान देखकर मेरे मन में उसके लिए प्यार और भी बढ़ गया था। होटल पहुंचते ही मैं उसे नाथन के केबिन में ले गया। मैंने नाथन को दिया की स्थिति समझाई और नाथन से उसकी मदद करने के लिए कहा। नाथन ने दिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, जी, पिछले साल मैं यहां 2 बार जॉब के लिए आई थी। नाथन ने मेरे तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। होटल के मालिक का सख्त आर्डर है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को काम पर नहीं रखना है। यह सुनकर दिया के चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने नाथन से कहा कि यह दिया के मां की जिंदगी और मौत का सवाल है। नाथन, तुम तो गॉड में विश्वास रखते हो, तो बताऊं, तुम अपने गॉड के सामने क्या मुंह दिखाओगे जब तुम सामर्थ्य रहते हुए भी एक गरीब और दुखी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाओगे, जबकि तुम चाहते तो मदद कर सकते थे। नाथन पर मेरी बातों का असर हुआ था। उसकी उलझन साफ दिख रही थी। फिर उसने कहा, अगर आप इस लड़की की गारंटी ले तो मैं इसे जॉब पर रख सकता हूं। मैंने झट से हां कह दिया। दिया विस्मित होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं जवाब में बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। नाथन ने उसे अगली सुबह अपना पहचान कार्ड और दूसरी जरूरी कागजात लेकर काम पर आने को कहा। वह काफी खुश हो गई। उसने मेरा और नाथन का शुक्रिया अदा किया और चली गई। मैंने भी नाथन को शुक्रिया कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके मालिक का नाम हरीश दास था, जो मेघालय के अमीर लोगों में से था। वह एक सख्त और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका शरीर हट्टा कट्टा था। वह लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखता और बालों को ऊपर की तरफ गांठ बनाकर रबड़ से बांधता था। वह अपने साथ हमेशा 4 तगड़े बॉडीगार्ड रखता, जिनके हाथों में हंटिंग गन होता था। होटल के चौथे फ्लोर को उसने खुद के इस्तेमाल के लिए संरक्षित रखा था। होटल के स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार वह पहले शिकार में बड़ा ही माहिर था। उसने बाघ, चीता और भेड़िए जैसे कई ताकतवर जानवरों का भी शिकार कर चुका था, जिसकी प्रदर्शनी वह होटल के चौथे फ्लोर पर लगाए हुए था। शायद इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को भी हंटिंग गन दे रखा था। वह बड़ा ही अविश्वासी व्यक्ति था। वह अपने आसपास उन्हीं लोगों को आने देता जिन्हें वह पहले से ही जानता हो। उसने मैनेजर नाथन को सख्त चेतावनी दे रखी थी कि किसी अनजान व्यक्ति को काम पर ना रखें। वह नाथन को बचपन से ही जानता था, इसलिए उसे होटल का मैनेजर बना दिया था। होटल के चौथे फ्लोर पर सिर्फ नाथन और उसके सबसे विश्वासी स्टाफ को ही जाने की इजाजत थी। हरीश दास अपनी फैमिली को विदेश में रखता था, इसलिए साल के ज्यादातर समय वह देश के बाहर ही रहता। मेरे 2.5 महीने के प्रवास के दौरान वह सिर्फ एक बार ही होटल आया था। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए करीब 11 बजे नीचे पहुंचा तो दिया वहां काम कर रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दी और जवाब में मैंने भी मुस्कुरा दिया। नाश्ते के बाद मैं नाथन से मिलने उसके केबिन में गया। नाथन ने मुझे बताया कि दिया काफी मिलनसार और हर काम में माहिर है। बस वह जल्दी आने के चक्कर में अपनी पहचान कार्ड और दूसरे कागजात लाना भूल गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह कागजात दूसरे दिन जमा कर देगी। मैं केबिन से बाहर निकलकर दिया से मिला। मैंने उससे उसकी मां का हाल समाचार पूछा। उसने बताया कि वह अगले महीना अपने मां को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगी। फिर मैं घूमने निकल पड़ा। आज स्वीट वाटरफॉल जाना बेकार था, इसलिए मैंने शिलांग के दूसरे हिस्सों का भी भ्रमण करने का मन बनाया। कई दिनों तक यही रूटिंग चलता रहा। दिया वहां के सारे कर्मियों से काफी घुल मिल गई थी। मैं हर शाम देर से लौटता था, फिर सबके के साथ ही डिनर करता और काफी देर तक गप्पे लड़ाता। नाथन मुझे शिलांग की लोकल सनसनीखेज खबरें सुनाता। उस दिन डिनर के वक्त नाथन ने 2 बातें बताई। पहली बात कि शिलांग में जंगली भेड़िए का आक्रमण बढ़ गया है। हाल ही में 3 लोगों की लाशें कटी फटी हालत में मिली है और पुलिस को शक है कि इन्हें जंगली भेड़ियों ने ही मारा है। इसी बीच होटल का एक स्टाफ सुखीराम बोल पड़ा, वह कोई आम भेड़िया नहीं है, वह एक आदम भेड़िया है। मेरी दादी कहती हैं कि मेघालय में हजारों सालों से आदम भेड़ियों की प्रजाति निवास करती है। मैंने हंसते हुए कहा, सुखी, तुम्हारी दादी को तो मेरी तरह लेखक होना चाहिए, वह तो काफी बढ़िया फिक्शन कर लेती है। सब लोग हंसने लगे। मैंने दिया की तरफ देखा, वह आंखें नीचे किए टेबल की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। मुझे लगा शायद वह भी इन आदम भेड़ियों की कहानी में यकीन रखती होगी और मेरा मजाक उसे पसंद नहीं आया होगा। नाथन ने दूसरी बात यह बताया
कि उसके मालिक अगले महीने की 5 तारीख को एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें वह शहर के खास मेहमानों को ही बुलाएंगे और सिर्फ नाथन के द्वारा ही चुने गए खास 10 स्टाफों को ही उस पार्टी में सर्व करने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा, हाँ, अमीर लोग अपने पैसे इसी तरह से उड़ाते हैं। डिनर के बाद मैंने दिया से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे घर तक छोड़ दूं, क्योंकि होटल से कुछ दूर के बाद एक चौराहा था और उसके बाद जिस रास्ते में दिया जाती थी उधर घना जंगल था। पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह इन्हीं जंगलों में पली बढ़ी है, उसे अपनी सुरक्षा करनी आती है, उल्टे कहीं उसे मेरी ना चिंता करनी पड़ जाए। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। 1 सितंबर से ही होटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। 4थे फ्लोर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सबसे विश्वसनीय स्टाफों को चुन लिया गया था। दिया का नाम उसमें नहीं था, शायद इसलिए वह थोड़ी उदास दिख रही थी। मैंने कई बार दिया के मूड को बदलने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कुराहट से स्पष्ट लग रहा था कि वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही हो। 5 सितंबर की शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। मैं उस दिन घूमकर सवेरे ही होटल लौट आया। होटल में प्रवेश करते ही मुझे दिया दिखी। उसने मुझे बताया कि सूखी राम का पेट कल से ही खराब है, इसलिए नाथन ने उसे भी पार्टी में सर्व करने को बोला है। दिया को बिजी देख मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा 3रे फ्लोर पर था। पार्टी की शोरगुल मुझे तनिक भी रास नहीं आ रही थी। मैं जल्दी होटल लौटकर पछता रहा था। मैंने घड़ी देखी, अभी शाम के 8 ही बजे थे। मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर और बाहर ही रह लिया जाए और 10-11 बजे तक मैं फिर अपने कमरे में लौट आऊंगा। मैं होटल से निकलकर थोड़ी ही दूर स्थित पार्क में चला गया। पार्क में लाइट जल रही थी और काफी शांति थी। मैं पार्क के बेंच पर ही लेट गया और देखते ही देखते मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली और मैंने समय देखा तो 1:45 बज रहे थे। इतनी देर तक मैं पार्क में लापरवाह सोता रहा। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। चारों तरफ शांति थी। मैं पार्क से निकलकर होटल की तरफ चल पड़ा। सड़कें पूरी सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। मैं उस चौराहे पर पहुंचने ही वाला था जहां से दाएं मुड़ने पर लगभग 200 मीटर के बाद होटल मौजूद था। तभी मैंने देखा होटल की तरफ से एक व्यक्ति बदहवास भागे जा रहा था। चौराहे पर कई लाइटें लगी थी। मैं उसे पहचान गया। वह हरीश दास था, होटल का मालिक। उसके बाद जो मैंने देखा वह अकल्पनीय था। उसके पीछे पीछे दिया थी। मैंने जब दिया को देखा तो स्थिति को समझने के लिए तेजी से दिया के पीछे गया। मैं दिया से लगभग 15-20 मीटर दूर था। अचानक दिया ने धक्का देकर हरीश दास को गिरा दिया। मैं दिया के पास पहुंचता और स्थिति को समझने की कोशिश करता। उससे पहले ही जो दृश्य मैंने देखा, मेरी आंखों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। दिया अचानक ही एक विशाल काले भेड़िए में बदल गई। वह आम भेड़ियों से 2 गुना बड़ी थी। वह जोर से गुर्राई और अपने जबड़ों से एक ही झटके में हरीश दास के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दी और फिर उसके धड़ के भी 4 टुकड़े कर दिए। यह देखकर मैं वहीं जम सा गया। फिर उस भेड़िए की नजर मुझ पर पड़ी। मैंने पीछे भागने की कोशिश की, पर मेरा पांव जोर से थरथरा रहा था। मैं पीठ के बल वहीं सड़क पर गिर पड़ा। मैं अपने हाथ से सड़क का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, पर मेरा पैर मेरा साथ नहीं दे रहा था। वह भेड़िया एक ही छलांग में मेरे ऊपर आ गई। फिर वह अपना मुंह मेरे चेहरे के सामने ले गई और मुंह खोलकर पूरी शक्ति से गुर्राई। उसकी गुर्राहट पूरे शांत वातावरण में फैल गया। फिर वह पीछे हट गई। उसका मुंह हरीश दास के खून से सना था। वह अभी भी मेरी तरफ देखकर गुस्से में गुर्रा रही थी। फिर अचानक वह जंगल में बड़ी बड़ी छलांग लगाते हुए भाग गई। मैंने जो अभी देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दिया एक भेड़िए में बदल गई और उसने हरीश दास को मार दी। क्या दिया एक आदम भेड़िया थी? मेरे पैर अभी भी थरथरा रहे थे। मैं किसी तरह उठकर होटल की तरफ भागा ताकि सबको बता सकूं जो अभी मैंने देखा था। मैं होटल पहुंचा। सारे स्टाफ घर जा चुके थे। मैं नाथन के केबिन की तरफ जाने लगा। अचानक एक विचार ने मेरे कदम रोक दिए। मैं नाथन से क्या कहूंगा? यही कि दिया एक भेड़िए में बदल गई और उसने हरीश दास के टुकड़े कर दिए। क्या उस भेड़िए ने मेरे चेहरे के पास गुर्राकर मुझे चेतावनी दी थी कि मैंने अगर यह बात किसी को भी बताया तो वह मेरा भी वही हश्र करेगी जो उसने हरीश दास का किया? अगर पुलिस पूछताछ हुई भी तो मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि दिया को मैंने ही होटल में काम पर लगवाया था। मैं नाथन के केबिन में नहीं गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मैंने कमरे की सारी खिड़कियों को बंद किया और दरवाजा लगाकर बेड पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या दिया एक आदम भेड़िया थी? उसने होटल के मालिक हरीश दास को क्यों मारा? हरीश दास का बॉडीगार्ड कहां था? क्या उसने सारे बॉडीगार्ड को भी मार दिया? क्या उसने होटल के भी किसी स्टाफ का खून किया है? मैंने जो अभी अभी देखा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी प्यारी, सुंदर और मासूम लड़की क्या एक आदम भेड़िया हो सकती है? इतने दिनों से उसका हंसकर बात करना, सबसे घुल मिलकर रहना, यह सब बस एक छलावा था? मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दी। मैंने खिड़की के पर्दे को थोड़ा हटाकर शीशे से झांक कर देखा। वहां 4 पुलिस वाले होटल के अंदर जा रहे थे। मैं बेचैन सा हो गया था। फिर मैं जगता रहा।
सुबह होने के बाद मेरी आंख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैं तैयार होकर नीचे आया तो होटल के सारे स्टाफ हॉल में ही मौजूद थे, पर दिया का कोई अता पता नहीं था। नाथन एक टेबल के समीप कुर्सी पर उदास बैठा हुआ था। मैं ऐसा जताने की कोशिश कर रहा था जैसे मुझे कुछ भी मालूम ना हो। मैंने नाथन के पास उदास खड़े एक स्टाफ से इशारों में पूछा तो उसने मुझे घटना के बारे में बताना शुरू किया। कल रात 2 बजे के आसपास हरीश साहब अपने घर जा रहे थे कि चौराहे के पास उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। रात के करीब 3 बजे पुलिस जब इलाके में गश्ती कर रही थी तो हरीश साहब की क्षत विक्षत लाश सड़क पर मिली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं अपने चेहरे पर ऐसे जताने की कोशिश कर रहा था जैसे मुझे इसके बारे में कुछ मालूम ना हो, और इस बात को सुनकर मुझे सदमा लगा हो। मैंने नाथन का ढाढ़स बंधाया। मैं अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब चाहता था, इसलिए मैंने नाथन से पूछा कि हरीश दास का बॉडीगार्ड उनके साथ क्यों नहीं था। नाथन ने बताया कि उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर उनके सख्त मना करने के बावजूद भी शराब पीकर टुन्न हो गए थे। हरीश साहब भी शराब के नशे में थे, इसलिए शायद पैदल ही घर के लिए निकल गए हों। मैंने कहा, वह चौथे फ्लोर पर अपने कमरे में सो सकते थे, फिर घर क्यों जाने लगे? नाथन ने बताया कि उन्हें होटल में रुकने की आदत नहीं थी, शायद इसलिए वह नशे में अकेले ही घर जाने लगे। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी को जरा भी शक नहीं था कि यह एक जघन्य हत्या थी, जिसे इसी होटल में मेरे द्वारा ही काम पर रखी गई एक लड़की ने किया था। हरीश दास के परिवार को खबर कर दी गई थी। नाथन ने सारे स्टाफ को काम पर लगने का आदेश दिया और अपने केबिन में चला गया। मैंने भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गया। मैं अभी भी डरा हुआ था। मेरा कमरे के अंदर दम घुट रहा था। मैं ताजी हवा के लिए बाहर चला गया। मैं हर पल चौकन्ना होकर अपने चारों ओर देखता। ऐसा लग रहा था जैसे दिया मेरा पीछा कर रही हो और मुझे छिपकर देख रही हो, ताकि कल रात मुझे न मारकर जो गलती उसने की वह उसे सुधार सके और उसका राज सदा के लिए दफन हो जाए। मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाया। मैं अपने रूम में वापस लौट आया। अब शिलांग में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने घर जाने का फैसला किया। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर नीचे जाने वाला ही था कि किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर देखा सामने नाथन खड़ा था। मेरे दरवाजा खोलते ही उसने कहा, दिया 2 दिनों से नहीं आ रही है। उसके संपर्क नंबर के लिए जब उसका प्रोफाइल देखने गया तो याद आया कि उसने अपना पहचान कार्ड और दूसरे कागजात तो दिए ही नहीं, और मैं भी ये बात भूल गया। मेरे सामने विकट परिस्थिति थी। मैं आखिर क्या कहूं? तभी मेरे दिमाग में एक छूट कौंध गया। मैंने कहा, ओ हाँ, कल रात दिया ने मुझे फोन किया था। उसकी मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वह अपनी मां को लेकर दिल्ली गई है। जल्दबाजी में वह आपको खबर नहीं कर पाई। नाथन ने परवाह करते हुए कहा, उसे किसी प्रकार की मदद की तो आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, नहीं, उसने किसी प्रकार की मदद नहीं मांगी है। नाथन चला गया। झूठ बोलने के कारण मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने आप को शांत किया, फिर नाश्ते के लिए नीचे चला गया। मैंने नाथन से बताया कि मैं काफी दिनों से मेघालय में हूं, अब मुझे घर जाना चाहिए। यह सुनकर नाथन का चेहरा और उतर गया। उसने कहा, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। मैंने नाथन से ट्रेन की टिकट और गुवाहाटी स्टेशन तक जाने के लिए एक टैक्सी का इंतजाम करने के लिए कहा। मैं उस दिन कहीं घूमने नहीं गया, अपने कमरे में ही रहा, बार बार अपनी खिड़की से नीचे झांकता रहा। शाम को डिनर के वक्त नाथन ने मुझे बताया कि टिकट और टैक्सी का इंतजाम हो गया है। अगले दिन मैं सुबह 8 बजे तैयार हो चुका था। होटल के एक स्टाफ ने आकर मुझे सूचना दी कि टैक्सी आ गई है। मैं नीचे उतरा। मैंने नाथन को गले लगाया। नाथन और सभी स्टाफों को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया। मैं टैक्सी में जाकर बैठ गया। मैंने ड्राइवर को चलने को कहा। तभी एक बच्चा मेरी तरफ दौड़ते हुए आया और टैक्सी की खिड़की से एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाकर चला गया। मैंने लिफाफे को पलटकर दूसरी तरफ देखा। उस पर एक नाम लिखा था, दिया संगमा। दिया का नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चलती टैक्सी से ही चारों तरफ देखने की कोशिश की। मेरा शक सही था। क्या वह मेरा पीछा कर रही थी? मैंने लिफाफे को खोला। उसने मुझे संबोधित करते हुए विस्तार से एक पत्र लिखा था। मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया है। आपने मुझे उस रात जिस रूप में देखा, मैं कभी भी आपके सामने उस रूप में नहीं आना चाहती थी। जो सोच और आकर्षण आप मेरे प्रति पहले रखते थे, वही सोच और आकर्षण मैं अभी भी आपके प्रति रखती हूं। मैं आपसे एक बार मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने आप पर नजर रखी, ताकि जब आप अकेले हो तो मैं आपसे मिल सकूं और आपको सारी बातें बता सकूं। पर आप इतना डर गए थे कि आप कभी भीड़ भाड़ से अलग नहीं हुए। फिर आपने होटल से निकलना ही बंद कर दिया। मुझे पता चला कि आप शिलांग से जा रहे हैं, तो मैं अपनी सारी बात इस चिट्ठी के जरिए बताना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी भर मुझसे नफरत करते रहे। आपने उस रात सुखीराम के बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन सुखीराम की दादी सही थी, पर आधी।
हम आदम भेड़ियों की प्रजाति हजारों सालों से मेघालय में रहते आ रहे हैं, लेकिन हम इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। भले ही हमारी ताकत इंसानों से कई गुना अधिक है, भले ही हमारे देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना अधिक है, पर हम इंसानों की तरह ही खाते पीते हैं और हमारी जीवन अवधि भी इंसानों जितनी ही होती है। इसलिए हम इंसानों के बीच घुल मिलकर रहते हैं। हम में से कई तो इंसानों से शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। हमारे बच्चे 11 साल की उम्र से भेड़िए में बदलने लगते हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो 2004 का अप्रैल माह था। मैं और मेरा जुड़वा भाई 11 साल के हो गए थे। हम भेड़िए में बदलने लगे थे। मेरे माँ पापा ने हमें शिलांग से दूर जंगलों में ले गए ताकि हम दोनों भाई बहन अपने भेड़िए में बदलने को नियंत्रित कर सके। एक दिन जंगल में जब हम सब भेड़िए के रूप में खेल रहे थे, तभी अचानक हरीश दास और उसके 4 दोस्तों ने हम पर शूटिंग गन से हमला कर दिया। वो एक के बाद एक गोली चला रहे थे। हम सब ने भागने की कोशिश की, पर सिर्फ मैं ही कामयाब हो पाई। मैं भागती हुई एक पहाड़ी पर झाड़ी में छिप गई। मैं वहां से छुपकर देख रही थी। मेरे माँ पापा कई गोली लगने से मर चुके थे। मेरा भाई गोली लगने से तड़प रहा था। वह कभी इंसान में तो कभी भेड़िए में बदल जाता। यह देखकर वह पांचों डर गए और कई गोलियां चलाकर मेरे भाई को मार दिया। हरीश दास के दोस्तों ने कहा, तो यह कहानी सच है कि मेघालय में आदम भेड़िया रहते हैं? हरीश दास ने कहा, लगता तो है। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा, 4 भेड़िए थे, लगता है एक भागने में कामयाब हो गया है। मैंने सुना है कि आदम भेड़िया अपना बदला जरूर लेता है, इसीलिए हमें उस आदम भेड़ियों को ढूंढकर मारना होगा। उन्होंने मुझे काफी ढूंढा, पर मैं भागने में कामयाब रही। मैंने उसी दिन कसम खाई कि मैं अपने माता पिता और भाई के मौत का बदला जरूर लूंगी। हरीश दास के दोस्त उतने अमीर नहीं थे, इसलिए 1 साल के अंदर ही मैंने उन 4 को मार दिया। दोस्तों के मौत के बाद हरीश दास ने अपनी सुरक्षा काफी बढ़ा ली थी। वह जानता था कि एक आदम भेड़िया उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़का है या लड़की। उसने अपने होटल में मैनेजर को सख्त आदेश दे रखा था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को काम पर ना रखें, सिर्फ उसे ही काम पर रखें जो उसके रिश्तेदार हो। मैं पिछले 8 साल से हरीश दास के पीछे थी, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आ रहा था। मैंने कई बार होटल में जॉब करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन देर रात को जब मैं होटल किंग के सामने से गुजर रही थी, तो मैंने आपको होटल के मैनेजर और स्टाफ के साथ डिनर करते देखा। मुझे लगा शायद कोई नया स्टाफ है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पता लगाया तो पता चला कि आप एक पर्यटक हैं। फिर मैंने आप पर नजर रखी। मैंने देखा आप रोज सुबह होटल से निकलकर शिलांग के कई स्थानों पर घूमते और शाम के वक्त स्वीट वाटरफॉल जाते, वहां बैठते और देर शाम को लौट जाते और होटल के मैनेजर के साथ ही डिनर करते। नाथन और आपके बीच गहरी दोस्ती देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। मैं आपके स्वीट वाटरफॉल पहुंचने के समय गुलाब का फूल बेचना शुरू किया। मैंने देखा कि आपने मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। फिर मैंने यह जांचने की कोशिश की कि आपका आकर्षण मेरे तरफ कितना है। मैंने स्वीट वाटरफॉल आना बंद कर दिया और दूर पहाड़ों के पीछे से छुपकर आपको देखती रही। आपकी छटपटाहट मुझे साफ दिख रही थी। फिर उस दिन आप दिन भर स्वीट वाटरफॉल पर बैठे रहे। मैं समझ गई कि मेरा काम हो सकता है। जब देर शाम को आप लौटने लगे तो मैं तेजी से आगे चली गई और रास्ते के बगल में बैठकर रोने का नाटक करने लगी। मुझे पता था मेरा रोना देखकर आप विचलित हो जाएंगे और नाथन से कहकर मुझे होटल में जॉब जरूर दिलवा देंगे। यही हुआ। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने मेरी गारंटी ली। सबसे मुश्किल काम अपना पहचान कार्ड और कागजात देने में थी, क्योंकि नकली पहचान कार्ड में भी मुझे अपना फोटो देना होता। अतः मैंने नाथन के बात को टाल दिया। बाद में नाथन खुद भूल गया। जीवन में मेरी कभी भी कोई दोस्त नहीं रहा, लेकिन होटल में मुझे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगी। पर मैं हरीश दास को माफ नहीं कर सकती थी। हरीश दास हमेशा अपने होटल में पार्टी करता था। मुझे पता था कि वह जल्द ही फिर से पार्टी देगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब उस रात नाथन ने सबको पार्टी के बारे में बताया। मुझे पता था कि मुझे 10 सबसे विश्वसनीय स्टाफ में नहीं रखा जाएगा। पार्टी से एक दिन पहले मैंने सुखीराम के खाने में 5 जुलाब की गोलियां मिला दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। मुझे पता था एक स्टाफ कम होने के बाद नाथन मुझे ही रखेगा। इस तरह मुझे सुखीराम की जगह मिल गई। नाथन को यह नहीं मालूम था कि उसके बॉस ने उसे क्यों किसी अनजान व्यक्ति को जॉब पर नहीं रखने को कहा है। उसे लगता था शायद उसके मालिक को डर था कि कहीं कोई कीमती चीजें जो उसके बॉस ने 4थे फ्लोर पर सजा रखी थी चुरा ना ले। नाथन को पूरा भरोसा था कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं। उस रात पार्टी खत्म होने के कुछ देर पहले मैंने कोक में आदम भेड़िए के आंसू से बने नशे की दवाई मिला दी। ये दवाई आधे घंटे बाद असर करती है, जो किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के साथ साथ उसे हिप्नोटाइज भी कर देती है। मैं कोक लेकर हरीश दास के बॉडीगार्ड और ड्राइवर के पास गई और उन्हें बोला कि ये आखिरी बार है। उन्होंने कोक को पूरा गटक लिया। करीब 1 बजे पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान धीरे धीरे अपने घर चले गए। नाथन ने सभी स्टाफ को घर जाने को कहा और खुद भी अपने केबिन में चला गया। मैं किचन में ही रुक गई। जब लगा कि सारे स्टाफ जा चुके हैं तो चुपके से मैं ऊपर 4थे फ्लोर पर गई और मुख्य दरवाजे के पास छिपकर अंदर देखने लगी।
हरीश दास अभी भी टेबल पर बैठा अपनी महंगी वाइन पी रहा था। उसके बॉडीगार्ड उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े थे। मैं उनके बेहोश होने का इंतजार करने लगी। अचानक ही एक बॉडीगार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। हरीश दास घबराकर उसे देखने लगा। अगले ही पल चारों बॉडीगार्ड और दूर टेबल पर बैठा ड्राइवर सब बेहोश होकर गिर पड़े। वह खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह नशे में हिल रहा था। तभी मैं हॉल के मुख्य दरवाजे से प्रवेश की। उसने मुझे देखा। वह समझ चुका था कि माजरा क्या है। उसने बिलबिलाते हुए कहा, तो वह तुम थी। ओह माय गॉड, तो वह तुम थी। और उसने पीछे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने उसे भागने दिया। मैं चाहती थी कि वह होटल से दूर जंगल की तरफ जाए ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मैंने झटपट से हरीश दास के टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल उठाई। मैंने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के मुंह में थोड़ी सी शराब डाल दी और उनके कपड़ों पर भी शराब छिड़क दी। मैंने हर एक के कान में यह कहा कि तुम अपने बॉस के मना करने के बावजूद भी काफी शराब पी ली। वे सभी बेहोश होने के साथ हिप्नोटाइज भी थे, इसलिए उन्हें वही बात याद रहेगा जो मैंने उनके कान में कही। फिर मैंने चौथे फ्लोर के बालकनी से देखा। हरीश दास भागते हुए उस चौराहे तक पहुंच चुका था। इतनी रात को आप होटल के बाहर होंगे, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों में मुझे आपसे काफी लगाव हो गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से दोस्ती नहीं की, पर आपसे बातें करना, आपका मेरी तरफ बार बार देखना, सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा था। मैं तय नहीं कर पा रही थी मैं क्या करूं। मैं पिछले 8 साल से इस मौके की तलाश में थी। जब मैंने हरीश दास की तरफ देखा, मुझे अपने माता पिता और भाई का चेहरा याद आ गया। मेरे अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैंने खुद को भेड़िए में बदल लिया और हरीश दास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैं आपके पास गई ताकि मैं आपको चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मैं इस दरिंदे को माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं भेड़िए के रूप में थी और आप मेरी चीख समझ नहीं सकते थे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैं जंगल की तरफ भाग गई। मैं एकांत में जाकर काफी रोई, क्योंकि मुझे पता था अब मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती। मैंने आपका फायदा उठाया, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे आप हमेशा याद रहेंगे। पत्र पढ़कर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि दिया को अच्छा मानूं या बुरा। मैं ठीक समय पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। मैं ट्रेन में बैठा प्रकृति को निहार रहा था। ट्रेन तेजी से उन हसीन वादियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म हो गई है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।